मरी हुई कंपनी भी चल जाती है, ये भी आप समझ कर चलना। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो यस बैंक देख लें, उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो सुजलोन देख लें। एनएचपीसी आपको पता है देश की एक बड़ी जल विद्युत कंपनी है और जल परामर्श यानी कि इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर ये कंपनी वर्क करती है। देश और विदेशों में कंपनी वर्क करती है। 2% इसके अंदर पब्लिक है और अधिकतर अगर पब्लिक देखें तो 81% है। अगर 100 रुपये में सारी पब्लिक इस तरह से हो जाए वो तो करोड़पति बन जाएंगे, सब लखपति बन जाएंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एनटीपीसी और एनएलसी में क्या चीज़ें हुई हैं, किस चीज़ के लिए उन्होंने वर्क किया है, और आईओसी और एनएचपीसी के अंदर भी एक बड़ा संयुक्त में काम हुआ है उसको भी समझेंगे। चारों कंपनी जो हैं सरकारी हैं और एनएचपीसी आपको पता ही है नवकरणीय ऊर्जा की तरफ पूर्णतः वर्क करती है और एनएलसी इंडिया भी नवकरणीय ऊर्जा की तरफ वर्क करती है, लेकिन वो थोड़ा सा थर्मल पावर से भी पैसा कमाती है। पर आईओसी और एनटीपीसी जो हैं अपनी स्थितियों को नवकरणीय ऊर्जा की तरफ ले जाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं। ये चीज़ें हर बार मैंने आपको बताई है कि जब भी कोई सरकारी कंपनी जो पहले जीवाश्म ईंधन में वर्क करती हो, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अन्य चीज़ें हो गई, उससे नवकरणीय ऊर्जा की तरफ नहीं बढ़ेंगी तो यकीनन फिर आगे जाकर इनकी स्थितियाँ सही नहीं हो सकती। पर ये कंपनी क्या कर रही हैं, अपनी आईपीओ ला रही हैं अपनी सहायक कंपनी की और अपनी स्थितियों को भी आगे बढ़ा रही है नवकरणीय ऊर्जा की तरफ। वो सारी स्थितियों को आज हम समझकर चलेंगे। आज हम एक शेयर की बात करेंगे। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी सड़क का निर्माण करती है, उसका प्रबंधन करती है, उसका संचालन करती है और उसके बाद सरकार को सौंप देती है। NHAI जो आपको पता ही है राजमार्गों पे वर्क करता है और वो बड़ी बड़ी निविदाएं निकालता है, उसके लिए भी IRB इंफ्रा है, उसकी नज़र टिकी पड़ी है भैया कि उससे हासिल कर ले वो। उन सारी स्थितियों को आज हम IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। वैसे 1 साल से कंपनी का शेयर डाउन की स्थिति में ही चल रहा है। देखो सर, कल मैंने आपके लिए यूनिटेक के ऊपर एक वीडियो बनाई है। जो स्थिति अति बेखूबी वही सब चीज़ बताई है। हो सकता है ये शेयर पहले बड़ा था, पर जिस वक्त ये शेयर बड़ा था उस वक्त ये टॉप कंपनियों में आती थी रियल एस्टेट में, पर आज तो नहीं बढ़ा है। प्रमोटर की गिरफ्तारी, गबन की स्थितियाँ, मनी लॉन्ड्रिंग की स्थितियाँ, वो सारी स्थितियाँ मैंने आपको समझाई, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जिस कंपनी की तरफ हम देख रहे हैं वो उसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं। उस हिसाब से मैंने इस कंपनी के बारे में आपको समझाया। देखो सर, हो सकता है आगे जाकर ये कंपनी टॉप हो जाए या फ्लॉप हो जाए, ये तो फ्यूचर बताता है, पर आज की स्थिति हमें क्या कह रही है। एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि 100 रुपये में जल्दी देखोगे इसे। भैया 100 रुपये में कैसे जल्दी देखें, क्योंकि 92% तो इसके अंदर पब्लिक ही है, 5% करीब इसके प्रमोटर हैं, 92% इसके अंदर पब्लिक है और अधिकतर अगर पब्लिक देखें तो 81% है। अगर 100 रुपये में सारी पब्लिक इस तरह से हो जाए वो तो करोड़पति बन जाएंगे, सब लखपति बन जाएंगे। इस तरीके के कमेंट हमें भ्रमित करते हैं और इस तरीके की वीडियो जो टारगेट देती हैं वो भी भ्रमित करती है, चाहे वो अच्छी कंपनी हो चाहे वो बेकार कंपनी। जो टारगेट वाली स्थिति आ रही है हमारे सामने निकल कर, यहाँ दिखा दूंगा, यहाँ पर जाएगा, वहाँ जाएगा, इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, कल को कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, शेयर नीचे गिर जाएगा, वो स्थिति भी आपको समझनी पड़ती है। अगर इसको हमें 100 पर देखना है तो कंपनी अपनी स्थितियों को उस हिसाब से काम करेगी जो पहले थी। उसमें कंपनी अपनी स्थिति को हर क्वार्टर में सुधारेगी। मरी हुई कंपनी भी चल जाती है, ये भी आप समझ कर चलना। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो यस बैंक देख लें, उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो सुजलोन देख लें। एकदम से सुजलोन जो इतने ऊपर गया है तो क्या उसके पास कितनी ज़्यादा ऑर्डर बुक है, लॉस से प्रॉफिट में वो आई है। तो अगर आपको इसको अच्छा देखना है तो पहले इसको काम तो करने दीजिए। ये मुझे आज आपको ज़रूर बताना था, क्योंकि जब मैं ऐसे कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं खुद भ्रमित हो जाता हूँ ये सोचकर कि 100 पे है, ये इसमें है। तो सर, अच्छी कंपनी अच्छी होती है, आप समझ कर चलना। बेकार कंपनी बेकार ही होती है, पर वो जब अच्छी हो जाएगी जब वो अच्छा वर्क करेगी। तो ये आज आपको बहुत ज़रूरी बताना था, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी कमेंट मेरे लिए आए थे। तो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं,
अब हम एक न्यूज़ पकड़ रहे हैं। एनएचपीसी आपको पता है देश की एक बड़ी जल विद्युत कंपनी है और जल परामर्श यानी कि इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर ये कंपनी वर्क करती है। देश और विदेशों में कंपनी वर्क करती है। आईओसी देश के अंदर पेट्रोलियम कंपनी में सबसे बड़ी है और वो भी अपनी स्थिति को अच्छा करने की नीतियाँ बता रही हैं। दोनों ने एक संयुक्त उद्यम बनाया जो विदेशों में और देश के अंदर पंप भंडारण या अन्य नवकरणीय ऊर्जा की तरफ दोनों साथ मिलकर वर्क करेंगे। क्या न्यूज़ है, इस न्यूज़ को अगर हम समझें तो एनएचपीसी और आईओसी ने संयुक्त रूप से पंप भंडारण और नवकरणीय परियोजना के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर 27 जून 2025 को एनएचपीसी के कार्यकारी निदेशक रजत गुप्ता और आईओसी के कार्यकारी निदेशक प्रवीण डोंगरे द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। दूसरी स्थिति को अगर हम समझें, सरकारी कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने भारत और विदेशों में, ध्यान रखना सर, भारत और विदेशों में पंप स्टोरेज और अन्य अक्षय ऊर्जा परियोजना के संयुक्त विकास के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एनएचपीसी के कार्यकारी निदेशक एसबीडी&सी रजत गुप्ता और आईओसी के कार्यकारी निदेशक एसडी प्रवीण डोंगरे ने 27 जून 2025 को इस बारे में हमें बताया। हस्ताक्षर एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर.के. चौधरी, निदेशक वित्त आर.पी. गोयल, निदेशक तकनीकी सुप्रकाश अधिकारी और दोनों कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुए हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी न्यूज़ हमें मिल रही है देखने को। एक आधिकारिक बयान के अनुसार एमओयू का उद्देश्य एनएचपीसी और आईओसी के बीच इस क्षेत्र में अवसरों की खोज और देश और विदेश में पंप स्टोरेज, जल विद्युत और अन्य नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देना है। सहयोग को संयुक्त उद्यम मोड में निष्पादित करने के लिए संरचित किया गया है और यह जल विद्युत और पंप स्टोरेज परियोजना सहित दोनों कंपनियों के नवकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। दूसरी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। इस न्यूज़ को भी अगर आप समझें तो एनएलसी इंडिया को एनटीपीसी से हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजना मिली। अनुबंध के तहत एनएलसी एक 450 मेगावाट आईएसटीएस से जुड़ी बिजली परियोजना स्थापित करेगी और बिजली खरीद समझौते के तहत एनटीपीसी को 25 वर्षों तक हाइब्रिड बिजली की आपूर्ति कराएगी। तो ये जो अनुबंध हो रहा है ये एनएलसी बिजली की आपूर्ति एनटीपीसी को कराएगा, वो भी अक्षय ऊर्जा के अंदर, वो भी 25 साल का ये समझौता है। तो ये दीर्घकालीन हो गया, लंबे समय के लिए हो गया, यानी फ्यूचर के लिए चीज़ें हो गई हैं। कंपनियों को उतरना नवकरणीय की तरफ भी पड़ेगा, ये आप समझ कर चलना। दूसरी स्थिति को अगर हम और चीज़ें को देखें तो एनएलसी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा परियोजना का विकास निम्नलिखित स्थानों पर किया जाएगा। बीकानेर में राजस्थान में करीब करीब 300 मेगावाट और भुज गुजरात में करीब करीब 150 मेगावाट। परियोजना की पूरी क्षमता से बिजली आपूर्ति के लिए आपूर्ति की निर्धारित तिथि SCSD PPA की तारीख से 24 महीने की अवधि के भीतर होगी। तो ये स्थितियां मैंने आज आपको चारों सरकारी कंपनी की अक्षय ऊर्जा की योजनाएं के बारे में बताया। ये भी समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो भी कंपनी वर्क कर रही है वो अपने साथ क्या क्या साथ जोड़ के चल रही है। अब बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर की और इसको जानने से पहले इसको पहले समझें कि कंपनी वर्क क्या करती है। देखो सर, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड यानी कि आईआरबी भारत की एक प्रमुख सड़क और राजमार्ग विकास कंपनी है। यह मुख्य रूप से बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफार्म BOT परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसका मतलब है कि वे सड़कों का निर्माण, संचालन और रखरखाव करते हैं और फिर उन्हें सरकार को सौंप देते हैं। सड़क और राजमार्ग विकास यानी कंपनी राजमार्गों, सड़कों और पुलों का निर्माण और विकास करती है। कंपनी टोल टैक्स से भी पैसा कमाती है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर टोल प्लाजा का संचालन करती है और टोल शुल्क वसूलती है। कंपनी परियोजना की योजना, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव का प्रबंधन करती है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए आवश्यक वित्तीय पोषण जुटाती है। कंपनी अपने द्वारा निर्मित सड़कों और राजमार्गों का संचालन और रखरखाव भी करती है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम चीज़ों को और समझें तो ये अकॉर्डिंग आ रहा है सीएनबीसी के टीवी 18 के अनुसार कंपनी के पास 31,500 करोड़ रुपए की EPC और O&M दोनों में कंपनी की ऑर्डर बुक है और इसमें करीब करीब 10 से 12 साल की अवधि के लिए O&M ऑर्डर बुक भी शामिल है।
थोड़ा सा और चीज़ों को अगर हम समझें तो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर हम और बताऊं तो कंपनी के नवीनतम अपडेट के अनुसार महीने के लिए कुल टोल राजस्व 581 करोड़ रुपए रहा, जो मई 2024 में करीब करीब 536 करोड़ रुपए से अधिक है। यानी कि टोल प्लाजा से भी कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रही है। कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि नए वित्त वर्ष 2026 की उत्साहजनक शुरुआत और वित्त वर्ष 26 के पहले महीने में मिली गति को जारी रखते हुए भारत के अग्रणी और राजमार्ग क्षेत्र में सबसे बड़े एकीकृत बहुराष्ट्रीय परिवहन अवसंरचना डेवलपर IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड और इसके निजी इन्विट सहयोगी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट भारत के सबसे बड़े सूचीबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने मई 2025 में कुल मिलाकर टोल राजस्व में 9% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी के अपडेट के अनुसार महीने के लिए समग्र टोल जो भी मैंने आपको बताया उस अनुसार है। दूसरी तरफ एक न्यूज़ हम और भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें IRB की स्थितियाँ अगले 6 महीने यानी फरवरी की ये न्यूज़ है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं। IRB इंफ्रा को अगले 6 महीने में करीब करीब 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। ये आप समझ कर चलना। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर अगले 3 से 6 महीनों में यानी फरवरी से अगर हम देखें तो 6 महीनों के अंदर करीब करीब 12,000 से 15,000 करोड़ के नए ऑर्डर पर नज़र गड़ाए हुए हैं। अनिल यादव, निदेशक निवेशक और संबंध ने CNBC TV 18 के साथ एक साक्षात्कार में बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफ़र यानी कि BOT और इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण क्षेत्रों में अवसर के साथ कंपनी की मजबूत दीर्घकालिक ऑर्डर बुक पर चर्चा की है। लगभग 31,500 करोड़ की IRB की मौजूदा ऑर्डर बुक में EPC और संचालन रखरखाव परियोजना का मिश्रण शामिल है। देखो सर, ये फरवरी की न्यूज़ है। उस वक्त कंपनी की ऑर्डर बुक 31,500 करोड़ रुपए थी, जिसमें 10 से 12 साल की लंबी अवधि की O&M ऑर्डर बुक भी, यानी 12 साल के लिए उनके पास और काम है उसके अंदर। चुनाव संबंधी मंदी के कम होने से ऑर्डरिंग गतिविधि में तेजी आने की उम्मीद है। IRB के मूल्यांकन का लगभग 80 से 85% एसेट व्यवसाय से आता है। मुख्य रूप से टोल संग्रह व्यवसाय में 15% योगदान देने वाले निर्माण खंड 2024-25 में 10 से 12% की मध्यम दर से बढ़ने का अनुमान है। तो ये आप समझ कर चलना। देखो सर, NHAI में आपके बारे में बताऊं, उसके बारे में बताऊं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्यों इसके बारे में बता रहा हूं, भारत सरकार का एक प्रमुख उपक्रम है। इसका कार्य इसे सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रख रखाव और प्रबंधन करना और इससे जुड़े हुए अथवा अनुषंगिक मामलों को देखना है। यानी कि अगर NHAI अपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो निकालता है, मैंने आपको बताया ना, उसके ऊपर भी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर की नज़रें हैं। तो आने वाली स्थितियों के साथ, ये ऑर्डर मिलने की स्थितियों के साथ, ज़्यादा आगे बढ़ने की स्थितियों के साथ है। देखो सर, किसी को भी मैं खरीदने बेचने की नीतियाँ नहीं बता रहा हूँ, वो स्थितियाँ बता रहा हूँ जिससे हमें कंपनी के बारे में समझ में आए। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें, अगर हम फंडामेंटल देखें तो करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए करीब का है। 49 रुपये करीब का कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है। हाई अगर हम देखें तो कंपनी का 72 रुपये है और लो अगर हम देखें तो 41 रुपये है। और दूसरी तरफ अगर हम एक चीज़ को और समझें तो प्रमोटर ने अपनी करीब करीब 55.4% की हिस्सेदारी को गिरवी रखा कर पड़ा है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप समझ कर चलना। मार्च 2024 में कंपनी ने करीब करीब 2,061 करोड़ की सेल कर दी थी। करीब करीब 189 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 6,026 करोड़ का प्रॉफिट किया था, लेकिन वो कोई मान्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने ये चीज़ें सारी की सारी अदर इनकम से की थी। जो अदर इनकम इनकी हुई थी उस वक्त 5,869 करोड़ की थी। मार्च 2025 में कंपनी ने 2,149 करोड़ की सेल कर दी। देखो ये चीज़ समझने वाली है कि मार्च 2024 से दिसंबर 2024 तक उससे भी ज़्यादा कंपनी ने, साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल को काफ़ी बढ़ाया है और अपने प्रॉफिट को भी कंपनी ने 215 करोड़ का कर दिया है। रिजर्व की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर रिजर्व और उधार एक ही है। करीब करीब 19,223 करोड़ का कंपनी में रिजर्व है। उधार भी लगभग कंपनी का 20,599 करोड़ करीब का है। और अगर हम इसका कैश फ्लो देखें तो कंपनी का कैश फ्लो भी बेस्ट नज़र आ रहा है 2025 का। प्रमोटर कंपनी के अंदर 30.42% और इसके अंदर से भी 55% करीब की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। FIs कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं जो 44.31% है। DIs कंपनी के अंदर बढ़ रहे हैं जो करीब करीब 9.34% है। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 0.01% और पब्लिक कंपनी के अंदर 15.92% है। तो सर ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ, चाहे वो यूनिटेक हो, चाहे ये हो, चाहे कोई सी भी चीज़ हो,
सिर्फ अपडेट के लिए, समझाने के लिए क्या क्या कंपनी वर्क करती है। कहीं भी आपको ये नहीं नज़र आएगा कि यहाँ ख़रीदना है वहाँ बेचना है, ये मेरी कोई स्थितियाँ नहीं है। मेरा सिंपल वर्क है, वो है कंपनी के कार्य और उसकी न्यूज़ को आपको समझाना। तो मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।